पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से कहा कि हमने जर्मन बिजनेस के एशिया प्रांत सम्मेलन में भाग लिया। कुछ ही समय में हम सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे। इनमें हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। जर्मन बिजनेस की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कुछ देर में हम सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे। इससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डाइवर्सिफाई करने और डी रिस्क करने के प्रयासों में भी गति आएगी और सिक्योर, रिलायबल और ट्रस्टेड सप्लाई वैल्यू चेन खड़ी करने में मदद मिलेगी। क्लाइमेट के विषय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हमने ग्लोबल स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी के निवेश पर उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है और आज ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप भी जारी किया है। हमें खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच शिक्षा, स्किलिंग और मोबिलिटी पर काम चल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझ पर भरोसा दिलाने और मुझे मौका देने के लिए मैं पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करता हूं। छठी बार मुझे टिकट दिया गया है। लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। महायुति सरकार के कामों से हम फिर से राज्य में सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है। जो गति हमने महाराष्ट्र को दी है, ये आवश्यक है कि महायुति सरकार फिर से सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी का हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास जताया और छठी बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया है। और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। हरियाणा विधानसभा सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब ने हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए सर्वसम्मति से हरविंदर कल्याण को अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं आपको पूरे सदन और भाजपा की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है आप अपने अनुभव, कार्यशैली, विनम्रता जैसे अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली और विनम्रता तथा विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सीधौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस महान सदन में लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं। आपके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। आप धरातल से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव का कहना है कि करहल की जनता न सिर्फ इस चुनाव में तेज प्रताप का साथ देगी, बल्कि 2027 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक हार भाजपा के लोग केवल प्रचार करते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी प्रचार किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसने कोई व्यवस्था नहीं की? वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए, लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे।
और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी, आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए कट पर बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन लूट हत्या की वारदातों से लोग दहशत में रहते हैं। मामला डी जीवर के मुखिया नूरजहां खातून के ससुर मोहम्मद कलाम को बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। आपको बता दें कि खून से लथपथ होकर कलाम वहीं गिर पड़े। मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े, तब तक हथियार लहराते अपराधी मौके से फरार हो गए थे। आनन फानन में कलाम को इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हमलावर दो अपराधी कलाम की रेकी कर रहे थे। स्थानीय जयराम ने बताया है कि मोहम्मद कलाम बाढ़ में फसल क्षति की राशि के काम से बाहर गए थे और आई प्रखंड से मोहम्मद कलाम जैसे ही निकले, दोनों बाइक सवार उन लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं भदई गांव के पास पिस्टल से ताबड़तोड़ उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। इसमें मोहम्मद कलाम को 4 गोली लगी हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। इतना हुआ जो सवेरे 10 बजे में ना दूरा पर गेल हम तो उस छाती बिरती वाला के फोटो भी खिंचलक 2-4 गो के पानी में खड़ा करके गाँव में। तेकरा बाद औराई हमसे गेली है तो औराई में भी 2-2:30 बजे में हम देखली है। जब गोपालपुर से निकलली है तो फिर पितौंजिया में हमरा से को भेंट हो गए तो कहा जे मुखिया जी हम आपको साथ में दूरा पर चलेंगे। और दूरा पर चलने के बाद भदई जब रेलवे पार कैली है तो कह रहा है कि हमारा गाड़ी के लाइट कमजोर है, जहाँ हमरा अपना लाइट से ले चलू। और जब पंजरी में है निकलल है और गोली मारे तो पूर्व मुँह भगत चल गए। ये भदई में नूरजहां हैं, मुखिया है भदई की, उन्हीं के ससुर हैं कलाम। तो ये ब्लॉक के काम से सुबह से निकले हुए थे, फिर शाम में लौट रहे थे और इनके साथ एक और व्यक्ति थे उन्हीं के साथ में। तो उनका कहना है कि 2 आदमी थे, पुराना बाइक था, उस पर 2 लोग थे और उन्होंने ही जो है मतलब गोली चलाई है। अभी गोली मारने का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया क्या है नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि वो साथ में गया भी था ब्लॉक के तरफ भी और फिर साथ में वो पीछे पीछे आया भी था। तो अभी हम लोग खंगाल रहे हैं सारे चीज़ों को जो है, ठीक है, चीज़ें स्पष्ट। अमृतसर के थाना गेट हकीमा के अधीन आने वाले क्षेत्र नाइयावाला मोड़ के सामने बी ब्लॉक के खाली प्लॉट में एक महिला का जला हुआ शव बरामद किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मौके पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू कर दी। वहां मीडिया से बातचीत करते हुए एसीपी जयपाल सिंह ने बताया है कि हमें सूचना मिली कि नाइयावाले मोड़ के सामने बी ब्लॉक मोड़ पर एक महिला आग जली हुई अवस्था में मिली है। इसी बीच पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि ये महिला कौन थी और कहां की रहने वाली है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि महिला ने आत्महत्या की है या किसी ने उसे आग के हवाले कर दिया है। भी कोई ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਚੌਕੀ ਚਾਰਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਚੌਕੀ ਚਾਰਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਡੀ। ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ होगी। खबर पंजाब के मोड़ मंडी से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धान की खरीद और पराली को
संभालने के मामले पर किसानों के द्वारा सूबा भर में अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बठिंडा के कस्बा मोड़ मंडी के चौक पर किसानों के द्वारा 11 बजे से 3 बजे तक सड़क जाम कर दिया गया, जिसमें ब्लॉक प्रधान के द्वारा बताया गया है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों के साथ धक्का कर रही हैं और किसान सड़कों पर उतर आए हैं। ना तो सही ढंग से धान की खरीद की जा रही है और ना ही पराली का मामला हल किया जा रहा है। अगर किसान मजबूर होकर पराली को आग लगाता है तो केंद्र सरकार किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है। बीकेयू डकौदा के प्रेस सलाहकार के द्वारा कहा गया है कि पंजाब के कई जगह में फैक्ट्री का धुआं प्रदूषण का बड़ा कारण बना हुआ है, परंतु सरकार सिर्फ किसानों को जिम्मेदार समझती है। परंतु किसानों के पास पराली को आग लगाने के अलावा दूसरा कोई हल नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा किसानों के लिए पराली की संभाल के लिए ना तो मशीन मुहैया हो रही हैं और ना ही रखरखाव के लिए कोई जगह का प्रबंधन। अब किसान पराली को आग लगाने के लिए मजबूर होंगे तो क्या होंगे। जिला धरना लाया जो तो कितने मुश्किल का सामना करना पै रहा है, बहुत ज्यादा। कितना देर हो गया खड़े नु? हो गया जी अद्धा पौना घंटा जी। अच्छा ते की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? हल करना चाहिए जी। ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕਾਉਂਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 10-10 12-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਲਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 26 ਝੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 26 ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕਾਉਂਦਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 20-25 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਇਤਕੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 2,200 ਰੁਪਇਆ ਬਾਉਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਂਗ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਬਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਰਗੜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੇਗੇ? ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਦਾਣਾ ਬਕਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬਕਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਸੋਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਲਹਿਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, BKU ਡਕਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੱਲੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 5,000 रुपया ना जुर्माना भी किया हैगा। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां न्यायालय में पेशी पर गए दीपक गंगेले पर आदतन आरोपी आनंद तिवारी और जीतू तिवारी ने जमकर मारपीट कर दी गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि फरियादी की शिकायत पर कोतवाली थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल उक्त गंभीर घटना से न्यायालय परिसर में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। घटना स्थिति कोतवाली थाना अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर की बताई जा रही है। आरोपी को वर्ष 2023 में जिला बंदर की कार्रवाई भी उसके ऊपर हो चुकी है।
छतरपुर जिले के बमीठा पंचायत के सामने नेशनल हाईवे पर युवक शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि युवक ने बीच सड़क पर जो है हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक ने अपनी ही मोटरसाइकिल में आगजनी की। बता दें कि इस वीडियो में साफ तरीके से देख सकते हैं कि इस तरीके से आग धू धू कर जलकर राख हो चुकी है। वहीं मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर बमीठा थाना पुलिस पहुंची और मामले को उन्होंने शांत कराया। दिवाली के पूर्व पटाखा व्यापारी नगर पालिका जिला प्रशासन के सहयोग से आवंटित किया जाता है। रामलीला मैदान में पटाखा बाजार लगाए जाने की प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से चल रही है। पहले दुकानदारों और पटाखा लाइसेंस धारियों द्वारा आवेदन दिया गया था। विदिशा शहर में 232 के लगभग आवेदन और लाइसेंसियों के लाइसेंस रिन्यूअल किए गए थे। उन्हीं के आधार पर नगर पालिका द्वारा यहां दुकानें आवंटित की जा रही हैं। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा लेकर आवंटन किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुकानदार नगर पालिका के आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए रोड पर चक्का जाम उन्होंने लगा दिया। वहीं आपको बताते चले कि यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। वहीं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भेदभाव न करने का आश्वासन देने के बाद ये चक्का जाम जो है वो हटवाया गया। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि कुछ लाइसेंसी या आवेदक जो यहां नहीं आए हैं उन्हें भी बाद में दुकान आवंटित कर दी जाएंगी, जो पूरी तरीके से गलत है। ये फटाके की दुकान को लेकर व्यापारियों द्वारा रामलीला गेट के सामने चक्का जाम किया था, जो कोतवाली टीआई साहब भी आ गए थे। तो आपसी दुकानदारों से बातचीत करने के उसका निर्णय हो गया है। अब वो दुकानें आवंटित की जा रही हैं। चक्का जाम आपने समझा, कैसे समझाई थी उनको समझा दी गई कि आप अंदर चलिए, आपका जो विवाद है उसको सुलझाते हैं। तो व्यापारियों और जो नगर पालिका की टीम है उनके द्वारा बातचीत की गई। बातचीत में व्यापारी लोग मान गए और जो दुकानें जो जहां लगाई जाना है वो दुकानदार उसके लिए तैयार हो गए हैं और आवंटन शुरू हो गया है। ये फटाके की दुकान को लेकर व्यापारियों द्वारा रामलीला गेट के सामने चक्का जाम किया था, जो कोतवाली टीआई साहब भी आ गए थे। तो आपसी दुकानदारों से बातचीत करने के उसका निर्णय हो गया है। अब वो दुकानें आवंटित की जा रही हैं। चक्का जाम आपने समझा, कैसे समझाई थी उनको समझा दी गई कि आप अंदर चलिए, आपका जो विवाद है उसको सुलझाते हैं। तो व्यापारियों और नाम रानू साहू है। रानू जी, ये विवाद हो रहा क्या है पूरा मामला? मैं फटाका मार्केट में दुकान लगती है मेरी। विवाद कुछ नहीं है। एसडीएम साहब के पास। नाम राजकिशोर रायकवार। राजकिशोर जी, यहाँ पर जो अभी चक्का जाम की करा आपने और यहाँ क्या विवाद हो रहा है? ये विवाद हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है। फटाका व्यापारी पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं प्रशासन को, प्रशासन के लिए पूरा सहयोग करते हैं और हम बराबर 10% शुल्क बढ़ाकर देते हैं हर बार। लेकिन ये प्रशासन अपनी मनमानी, मुझे नगर पालिका और जो समिति यहाँ अपनी मर्जी से दुकान काट के देती थी उस जगह पर जहाँ पर वो जगह यूजफुल नहीं है। हमारा लाइसेंस, मान लीजिए मैंने एक लाइसेंस डाला और मेरी दुकान आउट में खुल गई, तो वहाँ पर मैं तो मार्केट से दूर हो जाऊंगा और हर प्रकार से मुझे खतरा ही। रायबरेली में पानी निकासी को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। आपको बता दें कि जहां बेखौफ दबंगों ने बुजुर्ग महिला समेत 5 लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के नेवादा पट्टी मजरे धीरनपुर का है, जहां आज सुबह पानी निकासी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। धीरे धीरे मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और लाठी डंडों से लैस दबंगों ने हमला कर दिया। दबंग के हमले में बुजुर्ग महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों का इलाज के लिए जो है वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ जो है वो वायरल हो रही है। किसको किसको मारे? हमका मारे, हमारे माता जी का मारे, हमारे भाई को मारे, हमारे बिटिया को मारे। अच्छा, पुलिस को सूचना दिए हो? सूचना देना है। क्या कर रही पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कर रही। अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? कुछ नहीं। कितने बजे घटना है? ये 7 बजे का।
7 बजे। अब कहाँ आए हो थाने? अब थाने आने कुल्हाड़ी से। किसको मारे? क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? नवादा पट्टी धीरनपुर। क्या मामला है आपका? सर रास्ता के लिए, पानी निकास के लिए हम गए थे कि पानी हमारा निकलना चाहिए दरवाजे का, और बरसाती पानी, तो वो लोग हमको उल्टा अशब्द का प्रयोग किया, ऊपर से मारने की। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।